हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो हमारे पास एमएससी फाइनल ईयर के अंदर है। एनालिटिक मैकेनिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बुक के अंदर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। तो इसको जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम एनालिटिक मैकेनिक्स की इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं। तो उसी कैटेगरी के अंदर ये हमारे पास थ्योरम है। तो इसके जो हम क्या करेंगे इस थ्योरम के अंदर वो देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करनी है इसके अंदर। किसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे? लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स की हेल्प से। सबसे पहले इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हमें क्या करना होगा, हमें रिएक्शन फोर्स आर आई फाइंड करना होगा। क्लियर? लैग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से। और फिर जब हम रिएक्शन फोर्स फाइंड कर लेंगे तो उसको डायनेमिकल सिस्टम होता है जो हमारे पास एम आई ए आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस आर आई। ठीक है, जब कंस्ट्रेंट्स लगी हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह लिखते हैं हम। तो इसके अंदर वो आर आई हमें क्या कर देना है, आर आई की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जो इक्वेशन बनकर आएगी उसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हमें क्या करना है अभी इस थ्योरम के अंदर, डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स आर आई बाई मीन्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ऑफ लैग्रांज इन दिस सिस्टम। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन फोर्स आर आई फाइंड करने पर फोकस करना है और जो आर आई आएगा उसको फिर इस सिस्टम के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हमें मिल जाएगी। क्लियर? तो मतलब और करके लिखा है ये तीन कंडीशंस। ठीक है, ये तीन कंडीशंस क्या हैं, ये पॉसिबल वेलोसिटी और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम इन दो कंडीशंस को लिखेंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड कंडीशन है ये आइडियल कंस्ट्रेंट की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है ये आइडियल कंस्ट्रेंट के लिए होल्ड करती है। क्लियर? और देन फाइंड आर आई इन दिस सिस्टम। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं कि हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर, और जब वो आर आई हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो इसके अंदर पुट करके हमें इक्वेशन मिल जाएगी। या ये तीन कंडीशंस लिखेंगे और फिर आर आई यहाँ से फाइंड करेंगे। हम प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हम प्रूफ के अंदर इन तीन कंडीशंस को पहले इन दो कंडीशंस को पहले लेकर आएंगे। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन तो डेफिनेशन है ना आइडियल कंस्ट्रेंट की। इन दो कंडीशंस को हम लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। ठीक है, जो ये डेल आर आई होता है ना, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास डी आर आई वैक्टर माइनस डी आर आई डैश के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम अब प्रूफ के अंदर करेंगे क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट भी ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये कुछ नहीं लिखा ऊपर, सिर्फ यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर दिया इतना, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको म्यू बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, फिर भी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि 8 मार्क्स में आता है तो इसलिए हम इसमें पॉसिबल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से करते हुए इन दो को इसके अंदर डिफाइन करते हुए अपना प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है और हम फिर प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? या और करके आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो जो हमारे पास ये आइडियल कंस्ट्रेंट होता है ये क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको इसकी। Ideal constraints. The constraints are terms as ideal if sum of work of the reaction forces by the constraints of any virtual displacement is zero. ये हमारे पास क्या है, virtual displacement। ये क्या है, reaction forces। इनका सम क्या आना चाहिए करके हमें समीशन करके ज़ीरो मिलना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, आइडियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इस तरह हम लिखते हैं आइडियल कंस्ट्रेंट्स को। क्लियर? कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आर आई को लिख सकते हैं हम आर आई एक्स, और डेल आर आई को डेल एक्स आई, डेल वाई आई और डेल जेड आई, इसको आर आई एक्स, आर आई वाई और आर आई जेड। क्लियर? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका भी यूज़ होगा, कार्टेशियन में लिखेंगे हम इसको लास्ट में। क्लियर? तो ये कंडीशन होती है, आपको ये कंडीशन याद रखनी है आइडियल कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है, कि सम ऑफ द रिएक्शन फोर्सेज क्या होता है, बाय द कंस्ट्रेंट्स ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए आपको? एक तो आपको पता होना चाहिए डी फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कैसे लिखते हैं। फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर के किस से किस तक होती है, 1 से लेकर डी तक होती है, इसलिए हम डी फाइनाइट बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। और पता होना चाहिए डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो बस कुछ नहीं है इस फिर थ्योरम के अंदर, ठीक है। इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए, इन दो का यूज़ करते हुए और पॉसिबल वेलोसिटी और पॉसिबल ये दो इक्वेशन लेकर आएंगे हम, ये दो इक्वेशन, ठीक है, ये दो कंडीशंस लेकर आएंगे हम इन दो कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन लगा देंगे आइडियल कंस्ट्रेंट की, और फिर लैग्रांज मल्टीप्लायर से इनको मल्टीप्लाई करके और आर आई फाइंड आउट कर लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। क्लियर? तो अब देखो, लेट देयर इज ए सिस्टम, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट देयर इज ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इम्पोज्ड विद डी फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। तो हमने सबसे पहले एक सिस्टम लिया एन पार्टिकल्स का जिसके ऊपर फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लगे हैं डी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं एफ अल्फ़ा R1 वेक्टर R2 वेक्टर अप टू, क्योंकि एन पार्टिकल्स हैं तो Rn वेक्टर और टाइम टी कितने कंस्ट्रेंट्स हैं डी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेकर कितनी होगी डी, तो यहाँ से हमें कितनी इक्वेशंस मिल जाएंगी, डी इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सो नाउ हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स तो लिख लिए, अब हम डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। एंड जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, जी आएगा जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उसको हम किस तरह लिखते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, एन पार्टिकल्स हैं, एल बीटा आई आर आई डॉट प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 to z। ठीक है, इस डी बीटा के अंदर कौन सी टर्म्स आती हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाली, डॉट वाली टर्म्स को हम अलग लिख लेते हैं, इसके अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाली टर्म्स आती हैं। और ये एल बीटा आई वेयर बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर जी तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डॉट लगा है, डेरिवेटिव होता है। क्लियर? तो इसको हम, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव है, तो आर आई का डॉट डी आर बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है, तो एल बीटा आई इसको हमने वी आई लिख लिया प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बस इन दो कंस्ट्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए था, फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स और डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब बिल्कुल ईजी है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो इक्वेशन 1 हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लिखे थे उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो अब ये इक्वेशन है 1, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ बहुत बार। देखो पहले अगर हम इसका 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, कर्ल एफ अल्फ़ा बाय कर्ल आर आई वेक्टर, और फिर पहले इस एफ अल्फ़ा का R1 के रिस्पेक्ट में और इस R1 का फिर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 का, तो इस R1 का जब टी के रिस्पेक्ट में होगा ऐसा लिखा जाएगा कर्ल R1 बाई कर्ल टी, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर आई वैक्टर डॉट। ठीक है, डॉट का मतलब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस कर्ल एफ अल्फ़ा अपॉन में कर्ल R2 वेक्टर और R2 का टी के रिस्पेक्ट में तो R2 डॉट, ऐसे ही एन के रिस्पेक्ट में होगा आर एन के, तो कर्ल एफ अल्फ़ा अपॉन में कर्ल आर एन वेक्टर और आर एन वेक्टर का डॉट, प्लस कर्ल एफ अल्फ़ा फिर किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरह हमने किया, एफ़ का इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके और फिर टी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूँगा, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर एन तक होगी कैपिटल, इसको लिख सकता हूँ कर्ल एफ अल्फ़ा, इसको लिख सकता हूँ कर्ल आर आई, ठीक है, कर्ली आर आई, और इसको लिख सकता हूँ फिर मैं आर आई और डॉट। क्लियर? तो ये आ जाएगा, और प्लस में क्या है, कर्ली एफ अल्फ़ा अपॉन में कर्ली टी। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद, यही सब लिखा है, देखो ये लिखा है हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद। ओके, यही है देखो। फिर यहाँ पे ये आर आई डॉट है, इसको हम वी आई लिख लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो ये हमने लिख लिया वी आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब फ्रॉम सेकंड और थर्ड, सेकंड को देखो और थर्ड को देखो। अब ये जो वी आई है, ये जो वी आई है
इस पर कितनी कंडीशंस लगी हुई थी, जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इस पर कितनी लगी हुई थी, फर्स्ट के ऊपर डी फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, तो टोटल कितनी हो गई, डी प्लस जी हो गई, कितनी हो गई, डी प्लस जी हो गई। तो कहने का मतलब है जो वी आई इन डी प्लस जी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उस वेलोसिटी को हम पॉसिबल वेलोसिटी का नेम देंगे। किसका नेम देंगे, पॉसिबल वेलोसिटी का। जो वी आई इन डी प्लस जी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उस वी आई को हम क्या कहेंगे, पॉसिबल वेलोसिटी कहेंगे। तो यही लिखा है, द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी आई विल बी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फॉर सर्टेन टाइम टी एंड फॉर सर्टेन पॉसिबल पोजिशन ऑफ द सिस्टम इफ वी आई सेटिस्फाई डी प्लस जी लीनियर इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो इन सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को वी आई वेक्टर सेटिस्फाई करेंगे उन वी आईज़ को हम क्या कहेंगे, पॉसिबल वेलोसिटी। तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। हमने प्रूफ में क्या लिखा था, सबसे पहले एन पार्टिकल्स लिए थे, एन पार्टिकल्स लेने के बाद उस पर फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को इस तरह लिखा, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर डी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स लिखे, ये इक्वेशन 2 हो गई। जब आर आई डॉट को वी आई लिख लिया, उसके बाद 1 का डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। उसके बाद हमने बोला कि जो ये जी इक्वेशंस थी हमारे पास, ये डी इक्वेशंस थी, दोनों का ऐड किया तो डी प्लस जी हो गई। जो वी आई इन डी प्लस जी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, पॉसिबल वेलोसिटी है। तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सिस्टम लेते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी आर आई। तो डी आर आई को हम किस तरह लिख सकते हैं, वी आई वैक्टर और डी टी, आई की वैल्यू क्योंकि एन पार्टिकल्स हैं तो 1 से लेकर कैपिटल एन तक। ठीक है, वेलोसिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इस डी आर आई को जैसे हमने पॉसिबल, यहाँ पर वी आई क्या है, पॉसिबल वेलोसिटी है, अब वैसे ही इस डी आर आई को हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और या फिर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे, डेल को बोलेंगे, वर्चुअल डेल आर आई को। इसको हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे, वर्चुअल की बात बाद में आएगी, पहले इसको हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे वो देखेंगे हम। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डी टी से। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे डी टी से तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर डी टी लग जाएगा और यहाँ पर डी टी लग जाएगा। ठीक है, और जब थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डी टी लग जाएगा, यहाँ पर डी टी लग जाएगा। क्लियर, तो यही लिखा है हमने, देखो ये देखो यहाँ पर डी टी लिख दिया हमने सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर यहाँ पर डी टी लिख दिया। ठीक है, जब डी टी से मल्टीप्लाई किया सेकंड और थर्ड को तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इक्वेशन इसको 5 लेट कर लिया, इसको 6 लेट कर लिया। क्लियर, तो अब हम इस फोर्थ का यहाँ पर, जहाँ पर ये वी आई डी टी है और फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर ये वी आई डी टी है, यहाँ पर ये डी आर आई वैल्यू रख देंगे फोर्थ से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ डी आर आई आ जाएगा फिफ्थ में और प्लस डी बी डी टी, और यहाँ पर समीशन के साथ डी आर आई आ जाएगा प्लस करली एफ अल्फा अपन में करली टी डी टी। तो हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 बन जाएंगी। क्लियर, तो यही लिखा है, देखो यहाँ पर सिर्फ हमने वी आई डी टी के प्लेस पर क्या रख दिया, डी आर आई वैक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 8 बन गई। नाउ अब ये डिस्प्लेसमेंट जो 7 और 8 के अंदर है डी आर आई, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, जो इक्वेशन 7 और 8 को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ये इक्वेशन 7 के अंदर ये इक्वेशन पुट करने के बाद जब यहाँ पर डी आर आई बन गया तो जो डी आर आई 7 और 8 को डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई कर रही होगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी के केस के अंदर देखा था। क्लियर, सो नाउ अब हमने एक डिस्प्लेसमेंट की बात की डी आर आई की। ठीक है, अब हम इस जैसी एक और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डी आर आई डैश। ठीक है, तो यही किया है। अब हमने 2 सिस्टम ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड सेम पोजीशन ऑफ सिस्टम डी आर आई डैश भी ले लिया हमने, जो क्या होगा वी आई डैश डी टी। जैसे ये हमारे पास क्या था, डी आर आई डेट इज़ वी आई डी टी, तो यहाँ पर सिर्फ डैश लग जाएगा। एक और हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली। क्लियर, वेयर दिस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट 7 और 8 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे डी आर सेटिस्फाई कर रहा था वैसे डी आर डैश भी सेटिस्फाई करेगा इसको, 7 और 8 को। क्लियर, अगर ये सेटिस्फाई करेगा 7 और 8 को तो 7 के अंदर हम डी आर डैश पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि डी आर आई और डी आर आई
डैश, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट जो हमने ली हैं ये 7 इक्वेशन और 8 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मतलब हम यहाँ पर डी आर आई की प्लेस पर डी आर आई डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 और 8 दो इक्वेशन ये और डी आर डैश के लिए 2 इक्वेशन और बन जाएंगी। तो टोटल कितनी इक्वेशन बन गई? 4 बन गई। देखो 2 तो यही हो गई 7 और 8, ठीक है, 2 इक्वेशंस तो ये हो गई। जब हम यहाँ पर डी आर डैश पुट करेंगे आई डैश एक बार 7 में और एक बार डी आर आई डैश 8 में, तो एक इक्वेशन ये होगी, एक ये 2, एक 7 और 8, तो टोटल कितनी इक्वेशन बन जाएंगी? 4 इक्वेशन बन जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डी आर आई और डी आर आई डैश से। तो यही लिखा है देखो। अब तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये दोबारा लिख ली 7 और 8 इक्वेशन, जब हमने डी आर आई उसके अंदर पुट कर रखा था। तो ये 10 और 11 दे दी, ठीक है, ना भी लिखो चाहे इनको, वहीं से 7 8 से भी हम बोल सकते हैं। ये हमने सिर्फ दोबारा लिखी है 7 और 8 को। ये हमने जब 7 और 8 के अंदर डी आर आई पुट किया है किसकी प्लेस पर? डी आर डैश पुट किया है किसकी प्लेस पर? डी आर आई की प्लेस पर। तो हमारे पास ये 12 और 13th इक्वेशन बन गई। सिर्फ यहाँ पर क्या है? डी आर आई डैश, यहाँ पर क्या है? डी आर आई डैश। तो अब इसमें से एल वाली में से एल वाली माइनस करेंगे और करली एफ अल्फ़ा वाली में से करली एफ अल्फ़ा वाली माइनस करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे हम? 10 में से 12 को माइनस करेंगे, 11 में से 13 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? आगे क्या लिखेंगे देखो हम। सो जब हमने माइनस किया तो हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखना है आपको। तो अगर हम इसमें से इसको ये माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी बीटा वाली कैंसिल हो जाएगी, ये डी बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इन दो में से माइनस करेंगे तो ये कर्ल एफ अल्फ़ा वाली टर्म्स, यहाँ पर अल्फ़ा लिख लीजिए, अल्फ़ा आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास ये बच जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस बच जाएगा और कॉमन ये आ जाएगा। क्लियर? तो यही लिखा है इक्वेशन नंबर यहाँ पर बी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कैसे लिखा? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दो वेलोसिटीज़ जो हमने ली हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक है, जो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, मैंने स्टार्टिंग में डी आर आई पहले लिखा था, ठीक है, चाहे डैश हो ये हो, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या लिखा? डेल्टा एल आर आई, ठीक है। तो डेल्टा आर आई क्या है? इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब यहाँ पर करली एफ अल्फ़ा में भी ये दोनों का डिफरेंस आएगा, जब हम 13 में से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या लिख लेंगे? दैट इज़ डेल्टा आर आई। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इस स्टेप के अंदर। तो आप यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों को माइनस करके दिखा सकते हो। क्लियर? तो आपके पास ए और बी इक्वेशन बन जाएंगी। अब आपके पास ये देखो, जो प्रूफ की स्टार्टिंग थी, मैंने आपको कहा था कि हम इन दो इक्वेशंस को लेकर आएंगे, इन दोनों को हम लेकर आएंगे, इसको और इसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। डैश पहले है, यहाँ पर ए की बात है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को हम लेकर आएंगे, तो इन दो इक्वेशंस को हम लेकर आ गए हैं। देखो, एक ये ए है, ये बी है, ये ए है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से। नाउ अब ये थर्ड की डेफिनेशन लगा दी। ये थर्ड क्या है? थर्ड है आइडियल कंस्ट्रेंट। तो ये आइडियल कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन लिख दी हमने, ठीक है, मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में लेक्चर के। अब कुछ नहीं करना, अब ये 3 इक्वेशंस बन गई जो हमने स्टेटमेंट में और करके लिखी हुई थी, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ को स्टार्ट करते तो 8 मार्क्स मिलना मुश्किल थे, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये भी इसके अंदर दिखाया है करके, तो अब ये सफिशेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इतने पार्ट से, फिर प्रूफ लिखना स्टार्ट किया। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है अभी ये, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते लैग्रांज मल्टीप्लायर से, तो सिर्फ 5-7 लाइनों में ये प्रूफ ख़त्म हो जाता। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वो हमारे पास आ गई। तो हम बी और ए को, बी को हम माइनस लैम्डा अल्फ़ा से और ए को माइनस म्यू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सी के अंदर आइडियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लैग्रांज इक्वेशन है ये होल्ड करती है फॉर आइडियल कंस्ट्रेंट्स के लिए। क्लियर? तो इसमें जब ऐड किया हमने माइनस लैम्डा अल्फ़ा, जिनको हम लैग्रांज मल्टीप्लायर कहेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? पहले ये लिख दिया क्योंकि हमने क्या करना है, हमें बी को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा
माइनस लैम्डा अल्फ़ा से, ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस म्यू बीटा से और सी में ऐड कर देना। तो हमने ये आर आई समीशन कॉमन ले लिया, आर आई लिख लिया, माइनस मल्टीप्लाई किससे किया, बी से माइनस लैम्डा अल्फ़ा से, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको माइनस लैम्डा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। अल्फ़ा यहाँ पर समीशन इसलिए लगा दिया क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से डी रन कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने समीशन लगाया, इसके लिए भी समीशन लगाया क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से जी है, जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेन है, डी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन है। यहाँ से ये तीनों में से डेल्टा आर आई कॉमन आ गया, क्लियर। तो ये हमने इस तरह 14th इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो आप, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, हमने इक्वेशन 14 है उसको ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया, आर आई था जो, देखो यहाँ पर आइडियल कंस्ट्रेंट्स में मैंने आपको बताया था कि हम आर आई को इस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ब्रेक करेंगे, आर आई एक्स, आर आई वाई, आर आई जेड, क्लियर। और डेल आर को हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, डेल आर आई को ब्रेक करेंगे हम कार्टेशियन में, डेल एक्स आई, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई आई और डेल्टा जेड आई, क्लियर। और एल बीटा को ब्रेक करेंगे ए बीटा आई, बी बीटा आई और सी बीटा आई में। तो यहाँ से एक्स के लिए एक इक्वेशन, एक समीशन, प्लस फिर वाई के लिए, प्लस फिर जेड के लिए, तो यही सब लिखा है। देखो पहले एक्स के लिए लिख दिया यहाँ पर ये एक समीशन, फिर वाई के लिए लिख लिया, फिर जेड के लिए लिख दिया। आर आई की प्लेस पर आर आई एक्स, आर आई वाई, आर आई जेड, एल की प्लेस पर एल बीटा आई की प्लेस पर ए बीटा आई, बी बीटा आई, सी बीटा आई और डेल आर आई की प्लेस पर डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई आई और डेल्टा जेड आई। तो इसको कार्टेशियन में इन 3 समीशन की फॉर्म में लिख लिया एक इक्वेशन 14th को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कि जो हमने ये लैग्रांज मल्टीप्लायर लिए हैं ये इस तरह से चूज़ किए थे कि जो इनके कोफिशिएंट्स बने डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई आई और डेल्टा जेड आई वो किसके इक्वल आ जाएं, वैनिश हो जाएं, वो 0 के इक्वल आ जाएं। तो मतलब हम क्या करना है इस इक्वेशन से, अगर इसको मैं 15 लेट करूँ तो 15 से ये सभी कोफिशिएंट्स, ये सभी कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। अगर ये कोफिशिएंट 0 के इक्वल आ गए तो मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट डेल्टा आर आई का, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर। तो अगर ये 0 के इक्वल आता है तो देखो आगे क्या लिखेंगे हम, आगे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर्स लैम्डा अल्फा और म्यू बीटा, ठीक है। हमने इस तरह से चूज़ किए हैं कि माइनस लैम्डा अल्फा माइनस म्यू बीटा की जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, हमारे पास वैनिश हो जाएं, 0 के इक्वल हो जाएं। तो आर आई ये टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ गई, ये कोफिशिएंट्स, तो ये किस आर आई किसके इक्वल आ जाएगा, इस समीशन वाली इस टर्म के। तो यही ये टर्म यहाँ पर लिखी है, क्लियर। तो उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, रिएक्शन फोर्स आर आई को फाइंड कर लिया। आर आई हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद तो देखो आर आई सिर्फ इस सिस्टम के अंदर पुट करना है। इस सिस्टम के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था आर आई पुट कर लिया यहाँ पर, ये ठीक है, प्लस बीटा वाली टर्म। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहा, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको स्टेटमेंट, मतलब इसके ऊपर हमारा फोकस रहा। पहले हमने इन दो को यहाँ पर दिखाया प्रूफ के अंदर, ठीक है, ये आइडियल कंस्ट्रेंट से लिख लिया और फिर इसको इस सिस्टम के अंदर पुट कर दिया, इस सिस्टम के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमने सिर्फ रिएक्शन फोर्स आर आई फाइंड किया और इस सिस्टम के अंदर प्रूफ कर दिया और लैग्रांज मल्टीप्लायर माइनस लैम्डा अल्फा और माइनस म्यू बीटा का यूज़ किया, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।